नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर शिव कुमार द्विवेदी एनालिसिस। हमारे YouTube चैनल पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या 1993 नहीं दोहराने देंगे मोदी। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। आम लोकसभा चुनाव 2024 में जो देश का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें एक नई चीज़ होने जा रही है। और आपको बताएं कि नरेंद्र भाई मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने तय कर लिया है कि सनातनियों की जय जय ही करनी है और किसी भी कीमत पर भारत के सनातनियों का सर झुकने नहीं देंगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर 93 का 2024 से क्या कनेक्शन है। आपको बताते चले कि 6 दिसंबर 1992 को जिस समय बाबरी ढांचे को गिराया गया था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कल्याण सिंह के नेतृत्व में जो सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही थी, वह सरकार 225 के पूर्ण बहुमत की सरकार थी। या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार, जिसका नेतृत्व स्वर्गीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री के रूप में कर रहे थे। और उस समय जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी का विध्वंस किया गया तो उसका परिणाम यह आया कि उस विध्वंस के बाद 93 में फिर से चुनाव हुए और 93 में जब फिर से चुनाव हुए तो उसका परिणाम क्या आया। भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में तो उभरा, लेकिन उसके साथ ही सपा और बसपा के गठबंधन ने त्रिशंकु विधानसभा के अंतर्गत समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। आपको बताते चले उस समय हिंदुओं का मनोबल बिल्कुल गिर गया था। हिंदू ये सोच रहा था कि जब पूर्ण बहुमत की सरकार जो कि 225 सीटें जीतने के बाद मात्र 6 महीने की चली हुई सरकार कल्याण सिंह ने अपनी गिरा दी, बलिदान कर दी, उसके बाद उन्हें लगा था कि भारत का जो उत्तर प्रदेश का जो हिंदू जनमानस है वह हर हर बम बम कर देगा। वो 425 में उन्हें कम से कम 350 या 400 सीटें देगा, ऐसा उनका अनुमान था। लेकिन ठीक उसके उल्टे अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़े राजनीतिक दल के रूप में तो उभरा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सरकार बनाने से काफी दूर रह गया। और इसी का परिणाम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को पीछे ढकेल करके समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर के सरकार बनाई और उस समय नारा दिया, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ऐसे नारों के साथ जहां पर श्री राम जी के भक्तों को अपमानित करने का काम किया गया, जहां इस प्रकार की टिप्पणी के माध्यम से हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को लेकर के जो ये ओछे नारे दिए गए, ये भारत के जनमानस पर और खासतौर सनातनी जनमानस पर सांप की तरह लौटने लगे। आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि इसके बाद हिंदू जनमानस बड़ा दबा कुचला अपने आप को महसूस करने लगा। लेकिन जब 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो नरेंद्र मोदी ने शायद वो संकल्प ले लिया कि इस बार 400 पार। आपको सोचना होगा कि जब सदन के अंदर नरेंद्र मोदी बजट सत्र में बोल रहे थे और विपक्षियों को ललकार रहे थे तो उन्होंने एक बेंचमार्क स्थापित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी 370 सीटों पर जीतेगी और वहीं एनडीए 400। ये क्यों? नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि वो आसानी से बहुमत प्राप्त कर लेंगे। 272 का आंकड़ा उनके लिए वो जादुई आंकड़ा बड़ा ही आसान है और सरल है। इसके लिए नरेंद्र मोदी नहीं छटपटा रहे हैं। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि अगर श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, वहां पर भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो इस बार ये लगना चाहिए कि संपूर्ण भारत का सनातनी जोश ओत प्रोत से भरपूर है और उसने तय कर लिया है कि जो इस बार केंद्र में 2024 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनकी झोली में 400 से अधिक सीटें आनी चाहिए। आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए बहुत सैक्रिफाइस किया है। आपको बताते चले कि नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए बड़ी प्लानिंग की है। क्या है वो प्लानिंग? आपको सुनना होगा, बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। वह प्लानिंग है कि जब नरेंद्र मोदी जी को ऐसा लगा कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उन्होंने केरला के अंदर कई नेताओं को तोड़ने का काम किया। केरला के अंदर हम जाते हैं तो उन्होंने केरला कांग्रेस के प्रमुख को अपने साथ लिया और उनकी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में करा दिया। वहीं पर अगर हम बात करें तो केरला के कांग्रेस के बड़े नेता ए.के. एंटोनी के पुत्र को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा दी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केरला में बहुत बड़ा गठबंधन तैयार हो रहा है और वह गठबंधन जो है वो ईसाई और हिंदुओं का गठबंधन हो रहा है। एक बड़े पैमाने पर केरला में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ा काम किया।
आपको बताएं तमिलनाडु के अंदर भी नरेंद्र मोदी ने अपनी बिसात बिछा दी। वहीं पर सबसे बड़ा जो गेम चेंजर रहा वह नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी में आना, और उसके बाद अब अगर हम देखें तो पूरे बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी नीत गठबंधन यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए सूपड़ा साफ करने वाला है विपक्ष का। अगर हम बात महाराष्ट्र की करें, वो भी एक बड़ा प्रदेश है, 48 सीट वहां से आती है, तो वहां भी आप देखेंगे कि विपक्ष के नाम पर कोई नहीं बचा। एनसीपी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जो मूल एनसीपी है, जो मूल शिवसेना शिंदे की है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अगर हम बात करते हैं तब हैदराबाद और तेलंगाना की, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी खुद भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन वहीं पर हो सकता है कि चुनाव से पहले पहले बीआरएस यानी भारतीय राष्ट्रीय समिति भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ सकती है। जिस प्रकार कविता, उनकी बेटी जो है कविता, वह बार बार इसके संकेत दे रही है। वहीं दूसरी तरफ आपने एक बड़ा घटनाक्रम देखा कि तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, जो कि पहले भी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के सहयोगी रहे हैं, वह रात को अंधेरे में अमित शाह से भेंट करते हैं और वहीं सुबह सुबह वाईएसआर रेड्डी यानी जगन मोहन रेड्डी पहुंच जाते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए। यानी दोनों ही ध्रुव, अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के अंदर, तो दोनों ही ध्रुव भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। अब हम बात करते हैं उड़ीसा की। वहां भी जो सबसे प्रमुख क्षेत्रीय दल है जिसका नाम है बीजू जनता दल, उसके नवीन पटनायक की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करते रहे हैं। और एक तरह से देखा जाए तो मुझे लगता है कि एनडीए बहुत जल्द ही एनडीए में वो शामिल हो सकते हैं। फिलहाल वो किसी भी दल में नहीं जाते हैं, किसी भी गठबंधन में, और एक बड़े ही अच्छे शानदार मुख्यमंत्री हैं। और आपको बताएं कि नवीन पटनायक के भी संकेत बहुत कुछ सकारात्मक है। यानी अगर हम इन प्रदेशों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी ही अनुकूलता दिखाई पड़ रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो वहां भी आरएलडी को साथ लाने के बाद और बहुजन समाज पार्टी को बहुत ही न्यूट्रल पोजीशन में है और कांग्रेस पार्टी का कोई आधार नहीं है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बयान आते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के, जो रामचरितमानस को लेकर के, मां सरस्वती पर टिप्पणी करने को लेकर के, मेरे जीवन काल में पहली बार ऐसा हुआ कि रामचरितमानस स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद जलाई गई, उनके लोगों ने जलाई, जो मामला आज हाई कोर्ट में चल रहा है। तो जहां एक तरफ आप स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में आप गाली दोगे, ब्राह्मणों को गाली दोगे, सनातनियों को गाली दोगे, इससे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी यहां स्टैब्लिश होने वाली है। बात अगर दिल्ली की करते हैं तो 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में, ऐसा सर्वे बता रहे हैं। क्या होगा नहीं पता। मध्य प्रदेश के अंदर बड़े नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में आना, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का, और जो अभी अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं तो अभी अभी खबर आ रही है कि कमलनाथ और नकुलनाथ भी भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। दिग्विजय सिंह फिलहाल इसको डिनाई करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। एक तरह से शिरोमणि अकाली दल भी आज भारतीय जनता पार्टी के करीब आ रहा है। और अगर हम देखें तो पंजाब हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, यानी हिंदी बेल्ट के जो बड़े राज्य हैं वह सब भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही स्ट्रांग राज्य हैं। इन सब राज्यों के बाद दक्षिण में भाजपा क्यों हाथ पैर मार रही है? भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि एनडीए गठबंधन के दल जहां हम मजबूत नहीं है, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरला हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, वेस्ट बंगाल में तो फिलहाल बहुत मजबूत है भारतीय जनता पार्टी। इन सारे राज्यों में और पूर्वोत्तर के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या तो खुद लीड करना चाहती है या अपने गठबंधन दलों से जिताना चाहती है। यानी जब 2024 में परिणाम आएगा तो भारत का सनातनी अपने आप को गर्व महसूस करेगा कि जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, यह भी इतिहास में कहा जाएगा कि प्राण प्रतिष्ठा 2024 में जब 22 जनवरी को हुई, उसके बाद जो आम चुनाव भारत के अंदर हुए उसमें एक इतिहास पे रच के रख दिया भारतीय जनता पार्टी और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने, जो 400 से ऊपर सीटें लेकर के गई थी। पहली बार ऐसा होगा अगर 400 सीटों को पार करते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के लोग, तो उससे भारत का सम्मान प्रधानमंत्री मोदी तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा भारत का सनातनी अपने आप को गर्व महसूस करेगा। और हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव को 1993 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा नहीं बनने देंगे। अब बहुमत नहीं, बहुमत से कोसों दूर ले जाने की उनकी प्लानिंग है और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को 400 से ऊपर सीटें लाने के लिए दिन रात मेहनत किया जा रहा है। हर तरह के गठजोड़ किए जा रहे हैं, राजनेताओं को, ऐसे लोगों को लाया जा रहा है जो थोड़ा भी अगर लाभ दे सकते हैं तो दे सकते हैं। अगर नकुलनाथ
भारतीय जनता पार्टी में अगर शामिल हो जाते हैं तो आपको बता दें कि जिस मध्य प्रदेश के अंदर 29 में 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है और एक सीट पर हार जाती है, वह सीट वही छिंदवाड़ा की है जो कमलनाथ की सीट है, जहां से नकुलनाथ जीत करके आया है। और आपको बता दें कि हो सकता है कि आज रात तक या कल तक अगर नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं है। यानी एक तरह से कांग्रेस को जहां हिंदी पट्टी में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से इरेज कर दिया, खत्म कर दिया, वहीं दूसरी तरफ जहां पर हिंदी भाषी लोग नहीं है वहां भी भारतीय जनता पार्टी ऐसे अलायंस बनाने पर लगी हुई है जहां जब 2024 में मई और जून के महीने में जब परिणाम आएंगे तो भारत का सनातनी कहेगा कि मोदी ने यह भी एक नया इतिहास लिख दिया कि 1993 में यानी 92 में ढांचा गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ा दल होने के बाद सरकार नहीं बना सकी। वहीं पर नरेंद्र मोदी ने जब श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा की, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में भव्य मंदिर बनाने की उसके बाद इस देश के लोगों ने दिल खोल कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और पहली बार राम के नाम पर 400 से अधिक सीटें एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को मिल रही है। बिल्कुल एक नया इतिहास लिखेंगे नरेंद्र मोदी। ये मेरा विश्लेषण था। अगर मेरा विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल शिव कुमार द्विवेदी एनालिसिस। धन्यवाद।